दबाव की बात कर रहे थे, तो दबाव के दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने काफर एवं एपली ने कहा है कि दबाव प्राणी की वह स्थिति है जब वह स्वयं को खतरे में पाता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समस्त ऊर्जा लगा देता है। और इसी संदर्भ में मॉरिस महोदय ने कहा कि दबाव एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्ध अवस्था है जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे एक विशिष्ट भावना के अनुसार रहना या पहुंचना या कभी कभी रहना या पहुंचना या व्यवहार करना है, अथवा उसे तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भग्नाशा, जो फ्रैक्शन हमारे अंदर पैदा होता है जब व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करता। वह कभी कभी उद्देश्य प्राप्ति की राह में बाधाएं आती हैं, तब मनुष्य अपने आप में आप से विश्वास खो बैठता है और असफल होने होने के भाव से उसमें भग्नाशा की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए जो मनोवैज्ञानिक मन हैं, उन्होंने कहा कि भग्नाशा जीव की वह अवस्था है जो किसी प्रेरणा युक्त व्यवहार की संतुष्टि के कठिन अथवा असंभव हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। और रोजेवनिंग जो महोदय हैं, उन्होंने कहा कि जब जीव जीवन संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि में कुछ या अनेक आजीवित बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तब उसमें कुंठा उत्पन्न होती है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुंठा संवेगात्मक प्रतिबद्धता की वह अतिरंजित अवस्था है जिसमें व्यक्ति तनाव, परेशानी, क्रोध, क्लेश, चिंता और दबाव को मिले जुले रूप में अनुभव करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द्वंद्व, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारा। तो बोरिंग एंड लैंगफील्ड तथा वेल्ड के अनुसार उन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि द्वंद्व व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी तथा समान शक्तियाँ, प्रेरणाएं एक ही समय कार्यरत रहती हैं। और हेनर तथा ब्राउन महोदय ने कहा कि व्यक्ति के सामने प्रस्तुत उद्दीप्तीकरण का भी प्रतिमान द्वंद्व, जिसमें दो या दो से अधिक विरोधी प्रत्युत्तरों को उत्पन्न करने वाली शक्ति होती है। इन प्रत्युत्तरों की शक्ति प्रकार्यात्मक रूप में समान होती हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्वंद्व संबंध चेतन के समान होती हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि द्वंद्व का संबंध चेतन स्तर से है। द्वंद्व जो है हमारा दो परस्पर विरोधी कार्य पद्धतियों की संक्रिया है। द्वंद्व की स्थिति में व्यक्ति को दो मांगों, आवश्यकताओं, मूल्यों जैसी प्रवृत्तियों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। एक स्थिति का चयन बहुत कठिन होता है। द्वंद्व की इस स्थिति को इस उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। वनिता की 2 दिन बाद परीक्षा है और आज उसकी अभिन्न मित्र की विवाह, और उसका जो एक मित्र है उसका विवाह भी उसी दिन है और उसकी परीक्षा भी उसी दिन है और उसको शामिल भी दोनों चीज़ों में होना है।
वो द्वंद्व की अवस्था में आ जाती है। तो इस स्थिति में उसके मस्तिष्क में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हमें द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में देखने को मिलते हैं। कुर्ट लेविन ने भी अपने परिभाषा दी है। कुर्ट लेविन ने कहा कि परिहार व उपागम की विरोधात्मक प्रवृत्तियों को बताया है। जब व्यक्ति किसी उद्देश्य की ओर आकर्षित होता है तो उसे उपागम की संज्ञा दी है। जब व्यक्ति किसी समस्या या उद्देश्य से विकसित होकर दूर जाता है या दूर जाना चाहता है तो उसे परिहार कहते हैं। इन दोनों प्रवृत्तियों को विभिन्न संयोजनों की सहायता से 3 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला है प्रथम उपागम, जिसको उपागम द्वंद्व कहते हैं। यह वह स्थिति है जब दोनों सकारात्मक उद्देश्यों के व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। व्यक्ति दोनों ही उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, परंतु परिस्थिति इस प्रकार की होती है कि वह यदि एक को चुनता है तो दूसरे से वंचित रह जाता है। जब एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता तब वह द्वंद्व की स्थिति में बना रहता है। और दूसरा इसका जो परिहार द्वंद्व है, जब एक व्यक्ति 2 अवांछनीय स्थितियों में भाग नहीं ले पाता, उनमें उसे किसी परिहारात्मक उद्देश्य को त्यागना पड़ता है। ये हमारा परिहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है। इसका एक उदाहरण बताते हैं कि रमन के पास नौकरी के 2 विकल्प हैं, परंतु दोनों ही विकल्प उसकी रुचि के अनुकूल नहीं हैं, लेकिन उसको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। इस अवस्था में द्वंद्व परिहार प्रकार का होगा। ये जो दूसरा प्रकार था परिहार था, और तीसरा जो उनका प्रकार है परिहार द्वंद्व। उपागम परिहार द्वंद्व में व्यक्ति एक ही समय में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और उसी समय उसे छोड़ देना भी चाहता है। उदाहरण जैसे कि अरुणा का स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए विषय का चयन करना है। वह संगीत में रुचि रखती है, परंतु उसके पिता उसे अर्थशास्त्र की सलाह दे रहे हैं और वह अर्थशास्त्र को जटिल या कठिन विषय या अरुचिकर समझती है। सभी व्यक्ति जीवन में किसी न किसी समद्वंद्व का सामना करते हैं। व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेकर समस्या के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करता है और द्वंद्व से मुक्ति पाने के लिए अनुकूल क्रियाविधि से काम लेता है। द्वंद्व से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को ऐसे लक्ष्य स्थापित नहीं करने चाहिए जो उसके साधनों से क्षमताओं से परे हों। अतः लक्ष्यों को वास्तविकता के अनुरूप स्वीकारते हुए समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। समस्या का विश्लेषण करते समय व्यक्ति कई विकल्पों पर विचार करता है। किसी एक उत्तम विकल्प को अपनाकर कई बार समस्या का समाधान कर द्वंद्व को दूर किया जा सकता है। कभी कभी कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य को छोड़ना पड़ता है। कभी कभी द्वंद्व मूल्यों, नैतिकता व रुचि के टकराव के कारण भी सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये जो कुसमाजित बच्चे के जो तत्व थे, ये जो द्वंद्व, कुंठा, तनाव, भग्नाशा, ये आज सभी सारे लक्षण उसके अंदर पाए जाते हैं। कुसमाजित बच्चों के जो
तत्व होते हैं, जो लक्षण होते हैं, ये उसके अंदर ये सारे बच्चे कुसामाजिक बच्चों के लक्षण पाए जाते हैं। धन्यवाद।